कहीं फ्रॉडिंग का केस आ जाता है, कहीं बैंकरप्सी आ जाती है थोड़ी देर के बाद, वो बिकते भी नहीं है कहीं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेसिक बायर है वो कैसे वेरीफाई करे कि कौन सी प्रॉपर्टी सही है कौन सी नहीं है? तब मेरे पास कई लोग आते हैं, गलतियां करने के बाद आते हैं। जिस लाइन का काम करना है उस लाइन के प्रोफेशनल को मिलना होता है। आपको हार्ट की दिक्कत दांत के डॉक्टर को नहीं मिल सकता। तो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी है मोहाली में? सर लोग ना नई चीज को देखने के बाद जाते हैं, उसके बाद नहीं जाते हैं। तो एक बार कोई नई चीज अच्छी लगती है फिर बार बार जाते हैं। अब जैसे मेरे ही कई जानकार है, मैं अभी यूएस कनाडा टूर पे था, तो उस समय वो कहते यार ਅਸੀਂ लाना चाहते पर सानू समझ नहीं आ रहा किहदे थ्रू लाइए कि सेफ्टी होएगी। अगर ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ बैठे हैं सानू पता होता है साडी प्रॉपर्टी सेफ पई है। पैसा वहां लगाना चाहिए जो आपके डोमेन में है। पंजाब में कहीं कोई फंस भी गया, जो कि बड़ा चांस होता है, पकड़ है मेरी तो मैं पैसा निकलवा लेता हूँ मार्केट में, लेकिन बाहर के शहरों में स्टेट्स में मुश्किल हो जाता है। प्रॉपर्टी में वो पैसा कमाता है जो फ्यूचर ट्रेंड्स में पैसा लगाता है। अब ऐसा कौन सा एरिया कि जिस तरफ आगे एक्सपेंशन होगी इस एरिया में? इसके पैसे लूंगा बताने के। आशीष जी, वेलकम टू द डीप रूट टॉक्स। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, प्राउड टू बी हियर विद यू। मैं भी आपकी फोटोज ही जब देख रहा था तो 2017 से पहले, मतलब यू वर अ बॉडी बिल्डर एंड प्रॉपर जैसे वो कहते हैं मॉडल लुक, वो दिख रही थी। आप मॉडलिंग भी करते थे एंड बट जैसे आपने बताया कि वो वन फाइन डे यू वर जस्ट डूइंग अ स्प्रिंट, सुखना लेक पे आपसे भाग रहे थे एंड आपका यू गॉट अ पैरालिटिक अटैक। सो ये जैसे होता है कि इतने फिट, कभी लाइफ में सोचा था व्हाइल यू वर फिट एंड मतलब उस हिसाब पे कि ऐसा भी कभी कुछ हो सकता है? सर हम लोग सोचते ही नहीं। मेरे को याद है मैंने अपनी इंश्योरेंस करवाई थी, तो ही गेव मी ए डिसेबिलिटी इंश्योरेंस की, कहता है ये डिसेबिलिटी इंश्योरेंस भी करा लो। मैंने नहीं करवाई, मैंने कहा ये थोड़ी ना होता है। हम मोस्टली नहीं सोचते ऐसी बातें, लेकिन हर चीज़ कुछ भी ज़िंदगी में हो सकता है। मतलब ये देखा कुछ भी हो सकता है और जो होता है हमें उसका सामना करना चाहिए। मतलब उसको खुशी खुशी फेस करना चाहिए। होता अच्छे के लिए है, ये बाद में सीखा कि हुआ तो अच्छे के लिए ही था। अच्छे के लिए होता है हर चीज़, भगवान जो कर रहा है ठीक कर रहा है। पर जैसे होता है ना कि देखते हैं कि कोई इतना फिट है तो फिर कैसे हो गया, एक वो भी शौक होता है। और आप जैसे कहते हैं कि आप साइकिल पे शिमला पहुंच जाते थे, ये सब चीज़ें बहुत स्टेमिना था सर मेरे में। और फिर ये कई बार लोग भी शौक नहीं होते थे कि यार ये कैसे हो गया? सर शौक तो मैं खुद हुआ ना। देखो, या तो बंदे ने कोई मेहनत ना की हो, उसको हो जाए, कोई डर नहीं है। जिसने इतनी मेहनत की हो, मैं ज़िंदगी में रोज़ 6-8 घंटे एक्सरसाइज करता था, फिर हो जाए तो अफसोस तो होता है यार मैंने इतनी मेहनत करी फिर ऐसा हो गया। लेकिन जब देखा हुआ तो अच्छा ही हुआ जी। वो तो भी रात को मैंने खाना खाया था 5 स्टार में, वो पेट में फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तो उससे मेरे को कुछ रिएक्शन हो गया और वो ब्रेन की नाड़ी फट गई थी। आई वॉज ऑलमोस्ट ब्रेन डेड जी। तो मर के वापस आया हूँ। मुझे शुरू में ऐसा लगता है मैं कोई आत्मा हूँ, आत्मा जैसी फीलिंग आती थी। रियल मैन की फीलिंग ही नहीं आती कई साल। उसके बाद धीरे धीरे करके वापसी हुई है। आफ्टर 2017 जब ये आपके साथ ये हादसा हुआ, कितना समय था जब आप बोल भी नहीं पाते थे प्रॉपर? 2 साल तो बोल नहीं पाया जी, बिल्कुल नहीं बोल पाए वरना एक्चुअली टांग में भी पैरालिटिक अटैक आता है। तो उसके बाद इन चीज़ों का इलाज फिजियोथेरेपी में प्रैक्टिस होती है। तो मैं प्रैक्टिस करता रहा। मैंने पहले कई बार बोला कि मैं ना एक, क्योंकि किसी से बोलते हुए शर्म आती है। जब आपको ऐसे बोलो, अब क्या बोलो, लोग तो मिलते नहीं किसी को, चुप हो जाते, बंद हो जाते कमरे में। लेकिन मैंने कहा फ़ोन तो है ना, फ़ोन पे मैं एयरटेल हेल्थ सेंटर या इनको फ़ोन करके बातें करता था। ये बताओ मैम प्लान में ये कितना रेंट होगा। मैं बोल नहीं पाता था, वो बोलती थी, मैं उससे बात जबरदस्त करता था, 1 घंटा बात करता था, बोल के वो प्रैक्टिस से ठीक हो गया। हैट्स ऑफ टू यू, वेरी इंस्पायरिंग। एंड आपने हार नहीं मानी। हार तो मानी नहीं सर। कोई ऐसा सर कभी आपके साथ हुआ है कोई इंसिडेंट के किसी ने आके आपको बोला हो कि बिकॉज ऑफ यू ये मैं लाइफ में हार चुका था पर नाउ आई? बहुत बार हुआ सर, बहुत बार हुआ है, रोज ही होता है। बड़े लोग मतलब मेरे से होते हैं, इंस्पायर होते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है। और मैं ना अगर कई बार खुद भी डाउन फील करता हूँ लाइफ में, ऐसा नहीं मैं कोई खुदा तो हूँ नहीं, लेकिन मैं फिर अपने आप को इस बात में खड़ा कर लेता हूँ कि मेरे को देख के लोगों ने भी उठना है, तो लोगों के लिए मैं खड़ा हो जाता हूँ कई बारी। तो मेरे वाइस वर्सा है, मुझे देख के वो खड़े हुए, उनको देख के मैं भी खड़ा, उनके लिए मैं भी खड़ा होता हूँ। तो जब कोई दूसरा आपको देख रहा होता है तो आप फिर खड़ा होना पड़ता है आपको। हु इज़ बीन योर बिगेस्ट सपोर्ट ये पूरे 2017 के बाद से अगर हम बात करें? फैमिली हैज़ बीन बिग सपोर्ट, ठीक है। गॉड तो है ही है, भगवान ने सारा कुछ करवाया है और ठीक भी किया। सुधारने के लिए टीचर ने डंडे मारे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरी सिस्टर, शी इज़ अ न्यूरो डॉक्टर एंड शी हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल इन माई इंटायर जर्नी, क्योंकि न्यूरो की वजह से मुझे एक्सेस मिला बेस्ट ट्रीटमेंट में और बेस्ट नॉलेज में कि कैसे इसको ठीक कर सकते हैं।
ये ऐसी लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज ही नहीं है। इसका इलाज क्या है वो ढूंढना पड़ता है। तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की गेटिंग मी टू चोजन नेटवर्क्स, वहाँ से फिर मैं सीख के कर पाया। आई वॉज एबल टू गो टू कोकिला बेन मुंबई, वेरी एक्सपेंसिव हॉस्पिटल लाइक अ 5 स्टार, उसके अंदर स्टारबक्स है हॉस्पिटल के अंदर। उस वहाँ रहा मैं, तो गॉड हैज़ बीन काइंड कि चलो जर्नी तो दी, लेकिन थोड़ी अच्छी भी जर्नी बनाई, मेरे को इलाज करवाने के काबिल बनाया और मेरे को एक्सेस दिया। तो बड़ा अच्छा रहा मेरे लिए, तो मेरे कर्म भी धुल गए और मेरे को इतना मुश्किल भी नहीं हुआ। अब सर जब हम ऐसी किसी सिचुएशन से निकलते हैं तो लाइफ नॉर्मलाइज होते होते जो एक लाइफ है, एक उसूल है कि अगर आपको जीना है तो काम करना पड़ता है, पैसे भी कमाने पड़ते हैं। तो एक समय तक तो आप डिपेंडेंट रह सकते हो, एक समय के बाद खुद महसूस होना शुरू हो जाता है कि एक फ्रस्ट्रेशन भी आ जाती है। तो कितना समय था जब आप बिल्कुल ही आपने काम नहीं किया? 2 साल तो बिल्कुल ही नहीं कर पाया जी। 2 साल तो मैं बेड पे था जी, ऑलमोस्ट बेड पे था। मैं करवट भी नहीं ले पाता था क्योंकि वो नया नया था। देखो बीमारी कम नहीं हुई, लेकिन बंदे की हिम्मत बढ़ जाती है टाइम के साथ। बीमारी वहीं रही, मैं उससे ऊंचा हो गया। बीमारी आज भी शायद वहीं पर ही है, लेकिन उससे मैं बड़ा ऊंचा चला गया हूँ, तो मेरे को कोई लगती नहीं है। ठीक है, टफ तो है, लेकिन मुझे फील नहीं होती है। अब मैं गाड़ी भी चलाता हूँ इंटरनेशनल, मैं ड्राइव भी जाके इंटरनेशनल ट्रैवल भी करता हूँ, लगेज लेके जाता हूँ, जिम भी जाता हूँ, ठीक है, शॉपिंग भी करता हूँ, हर चीज़ करता हूँ और हर बंदे से बेटर, बिजनेस में भी बेटर परफॉर्म करता हूँ। मैं इस समय मार्केट में नंबर 1 पे हूँ, जबकि एक टाइम पे सब कुछ बिक गया था मेरा, बिल्कुल मैं ज़मीन पे आ गया था। तो भगवान ने बहुत साथ दिया, मेरी फैमिली ने बहुत साथ दिया, तो वेरी वेरी काइंड ऑफ ऑल। अच्छा रहा, दोस्त भी अच्छे साथ दिए, बड़ा अच्छा रहा जी। जब हम अब काम की बात करते हैं तो आप जो मेरे पास भी आपका पहले से नंबर सेव था वो फ्रेंचाइजी किंग के नाम से था। तो एक तो आप फ्रेंचाइजीज़ में डील करते हैं, फिर दूसरा मुझे जो पता है वो आप रियल एस्टेट में भी डील करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स में डील करते हैं, और क्या क्या काम करते हैं? सर मैं क्या करता हूँ कि मेरा ना एक बहुत पुराना नेटवर्क है। मैं ऑलमोस्ट बड़े लोगों को पर्सनली जानता हूँ, यहाँ शुरू से रह रहा हूँ। एटलीस्ट 2 लाख आदमी मेरे साथ इन टच है, रेगुलर इन्वेस्टर मेरे साथ इन टच हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, NRIs, HNI, सब मेरे से जुड़े हुए हैं। उनको मेरे को पर्सनली बाय नेम भी जानते हैं, मेरा नंबर सेव है। गुड मॉर्निंग भी मैं सारे व्हाट्सएप पढ़ नहीं पाता, अभी भी देखोगे हैंग है, व्हाट्सएप हैंग रहता है मेरा, वो कर ही नहीं पाता कैच। तो बड़ा सर्कल बहुत बड़ा है। तो मैं क्या करता हूँ, ये लोगों के पास पैसा है, लेकिन वो पैसा कोई भी आदमी ऐसे नहीं खर्च करता, वो एक वेरीफाइड चीज़ पे पैसा लगाता है। लोग कहते हैं कि पैसे की कमी होगी मार्केट में। मैं शुरू से कहता हूँ पैसे की कोई कमी नहीं है, काम करने वाले की कमी है। ठीक है, आप बताओ, आप मेड ढूंढ लो, आपको मेड नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको ड्राइवर नहीं मिलेगा। ये थोड़ा कि पैसे नहीं दे रहे, पैसे तो दे रहे हो फिर भी लोग मिलते नहीं आपको, लोग काम नहीं करना चाहते। ठीक है, तो मैं काम करके देता हूँ, तो ये लोग पैसा लगाने को तैयार है। इनको पता है मेरी गुडविल है, जो मैं चीज़ लेके आता हूँ इनको अच्छी लगती है, तो मैं भी पैसा लगाता हूँ, ये लोग भी पैसा लगाते हैं। वो हमारा इन्वेस्टर सर्कल मॉडल है। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं रियल एस्टेट में भी आती हैं, कुछ ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स में भी आती है। मैं ब्रांडेड काम करता हूँ, फ्रेंचाइजी का, जैसे कि हमने होटल बना दिया ज़मीन के ऊपर, कोई हॉस्पिटल बना दिया, कोई मॉल बना दिया, पेट्रोल पंप बना दिया, ब्रांडेड। तो वो मैं पूरे डील लेके आता हूँ। कोई रीसेल में डील है, कुछ नया करना है, पार्टनरशिप करनी इंटरनेशनल, तो उसमें ना सिर्फ विश्वास का काम होता है। तो विश्वास से लोग, मतलब ऐसे उसमें से 10% लोग ऐसे हैं जो रेगुलर ही पैसा लगाते हैं। 2 लाख आदमी नहीं पैसा लगाता, लेकिन 10% आदमी लगाता है, रेगुलर पैसा लगाता है मेरे साथ। जैसे सर एक इन्वेस्टर का जब पॉइंट आता है, इन्वेस्टर तभी कोई बनता है, इन्वेस्टमेंट इसलिए करना चाहता है जहाँ पे रिटर्न मिल सके, या जहाँ, तो इसमें कई बार ऐसे भी होता है कि कुछ जगहों पे रिटर्न नहीं भी आती होगी, तो उस केस में फिर कैसे इन्वेस्टर रिएक्ट करता है? देखो, मैं बहुत पहले डिस्क्लेमर दे के चलता हूँ। मेरे को शुरू से, मैं किसी को हमेशा अंडर प्रॉमिस करता हूँ और ओवर डिलीवर करता हूँ। वादा ना करो, बोलो भी इसमें ये रिस्क हैं, ये इसके स्टडी बोलती है, लेकिन कल को क्या हो कुछ नहीं कह सकते। कोई मेरा डिस्क्लेमर पहले ही होता है। लोगों को पहले कम उम्मीद देनी चाहिए, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। कम बोलता हूँ, इसमें इतना आ सकता है, इतना तो आएगा, लेकिन इसके ऊपर भी आ सकता है, लेकिन आपका पैसा डूबता नहीं है, क्योंकि हम पैसा एसेट्स में लगाते हैं। बंदे के नाम एसेट तो होता ही है ना जी। एसेट की वैल्यू आज चलो डाउन है, कल फिर अप होती है। मोस्टली मैं रियल एस्टेट बैक्ड एसेट्स करता हूँ। अब 5 स्टार होटल तो रियल एस्टेट भी साथ में है ना। होटल नहीं चला तो लैंड तो आपकी है ना, तो लैंड तो प्रॉपर्टी बढ़ती है, ओवर द ईयर्स बढ़ती है, ग्राफ ऊपर ही गया हमेशा। तो उसमें रिस्क कम रहता है आदमी का, एक सिक्योर है। मतलब बाकी जो आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं, शेयर्स हैं, आपके डिबेंचर्स हैं, उसमें आपके हाथ में कुछ नहीं है ना, वो तो अगर चला गया। इसमें आपके हाथ में एक एसेट होता है। तो लोग आज भी रियल एस्टेट बैक्ड एसेट्स में कंफर्टेबल रहते हैं।
उनको पता है प्रॉपर्टी हमारी है, हम इसमें बिजनेस लगा रहे हैं। बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन, बिजनेस और रियल एस्टेट का बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। जो आप कह रहे हैं कि बिजनेस और रियल एस्टेट का डेडली कॉम्बिनेशन है, अब मोहाली में देखे पिछले 3 साल में ट्रिपल ही होगी एक तरह से, मतलब डबल तो कम से कम है ही है जो प्रॉपर्टी हुई। तो ये इन्फ्लेटेड है सारा, ये क्या कोई बबल बन रहा है यहाँ पे? सर 3 साल की आप बात कर रहे हो, मैं आपसे बात करता हूँ, मेरे को 30 साल हो गए काम करते हुए। हाँ, आई स्टार्टेड ए वेरी यंग एज, मैं 14 ईयर्स की एज में काम करना, 30 साल से ज़्यादा हो गए, तो 30-35 साल हो गए काम करते करते। आप 3 गुना की बात कर रहे हो, मैंने मार्केट को 500 गुना होते देखा है। 2003 से लेकर 2026 तक मैंने मार्केट को 500 गुना होते देखा। आप बताओ, उस समय 2003 में ज़मीनों की वैल्यू नहीं होती थी, ठीक है। जिनकी ज़मींदार थे उनके बच्चे मेरे पास काम सीखने आते थे। आज भी याद है, घर से उसके मम्मी बेचते थे डोलू, दूध का डोलू लेके आते थे, सरसों का साग बना के लेके आते थे, भाई सर को कला। आज वही लोग ऑडियो में घूमते हैं जी, और मतलब वो उनका सिस्टम ही चेंज हो गया। जो ज़मीन 50-50 लाख की थी, आज 15-20 करोड़ की हो गई जी, 500 गुना चीज़ हो गई है। वो तब ज़मीनें बिकती नहीं थी, वो ज़मीन लोग बेच भी देते हैं, फिर भी कहीं और ज़मीन ले लेते हैं, तो प्रॉपर्टी 500 गुना हुई है, 3 गुना नहीं हुई। और इतना फ्लूक नहीं होता जी, बबल नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में डेवलपमेंट बहुत तेज़ आ रही है। अगर आप देखें, इतना कुछ में डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे। मोहाली जो पहले कहते थे पुअर कज़न है चंडीगढ़ का, लेकिन मैं कहता हूँ रिच कज़न है चंडीगढ़ का। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ और मैं घूमने मोहाली आता हूँ, ऑफिस भी मोहाली में मेरा, और मेरा घूमना भी मोहाली में, पिक्चर मैं मोहाली में देखता हूँ, खाना मैं मोहाली में खाता हूँ, पार्टी मोहाली में करता हूँ, क्योंकि मोहाली वो मेरे बाप वो गाँव नहीं रहा। इस ऑल द ब्रांड्स आर हियर, एवरीथिंग इज बेटर देन चंडीगढ़। जैसे कि कमर्शियल सेंटर्स होते हैं, अब कमर्शियल सेंटर्स हम देखते हैं मैक्सिमम खाली होते हैं, कुछ एरियाज भरे होते हैं ऊपर के फ्लोर। तो वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं नेगेटिव नहीं हो जाता उस पॉइंट ऑफ व्यू से? या अगर इन्वेस्टमेंट करनी ही है तो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी है मोहाली में, जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं? मैं ये बात पहले भी बहुत बार कहता हूँ, हमारे यहाँ पे ट्रेंड है, लोग ना एक ही चीज़ कर लेते हैं। अब जैसे मैकडोनल्ड, बर्गर किंग खुले, वो सारे हर किलोमीटर पे खुल जाते हैं। हाँ, सर वो इतनी याद कर देते हैं कि वो चीज़ ही फेल हो जाती है। तो मतलब एक ना, मगर मैं काम करता कहीं पे, मैं अपनी तो तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं कहता हूँ अपना दिमाग लगाओ। अभी जैसे आपकी पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं स्क्रिप्टेड नहीं बोल रहा, मुझे अच्छा लग रहा है, अचानक क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे बचना पड़ रहा है और मुझे बोलना पड़ रहा है। सर रटी हुई चीज़ में मज़ा नहीं आता, मतलब कि वो किसी को कॉपी करके मज़ा नहीं आता। जो आपके अंदर नेचुरल है ना, वो खेलना चाहिए, नेचुरल गेम खेलनी चाहिए। जी जी, ठीक है। सहवाग था, वो सहवाग की तरह खेल के अच्छा लगता था, ड्राइवर की तरह अच्छा लगता था। तो वो आपको अपनी गेम खेलनी चाहिए, थोड़े सर्च करके, और आपको डिफरेंट ब्रांड्स लेके आने चाहिए। मैं सर कभी भी वो ब्रांड लेके नहीं आता जो हर जगह आ रहा है। अगर मैं एक कोई कमर्शियल करता हूँ, वहाँ के ब्रांड्स ही डिफरेंट होते हैं, क्योंकि मैं इंटरनेशनल ब्रांड्स को इंडिया में लेके आता हूँ और इंडिया के ब्रांड्स को बाहर के देशों में लेके जाता हूँ। डिफरेंट ब्रांड मिक्स करता हूँ, जो कि कहीं है ही नहीं, जिसका कि एक्चुअल में डिमांड है। सर लोग ना नई चीज़ को देखने के बाद जाते हैं, उसके बाद नहीं जाते हैं। तो एक बार कोई नई चीज़ अच्छी लगती है, फिर बार बार जाते हैं। तो अच्छा कुछ क्रिएट करना चाहिए। मोहाली में कुछ अच्छा क्रिएट हो रहा है, ऐसी चीज़ें आ रही हैं। ये नहीं लोग अब दिमाग, ये न्यू जनरेशन दिमाग लगाना शुरू हुई है और चीज़ें डिफरेंट आ रही हैं। जैसे ये आई थिंक HLP गलेरिया है, कौन सा है? HLP गलेरिया, हाँ जी, वो जहाँ पे बहुत नए नए शोरूम्स हैं, जहाँ पे दरियागंज इज ऑल्सो कम। हमने काम किया है वाला, यहाँ बड़ी ब्रांडिंग करी है मैंने जी। हाँ, यहाँ पे कुछ ब्रांड्स लेके हम ऐसे आ रहे हैं जो लोगों को पता ही नहीं। अभी भी मैं कुछ यहाँ पे एस्थेटिक्स पास लेके आ रहा हूँ, जगह ले ली है कंपनी ने, स्विट्ज़रलैंड की कंपनी आ रही है HLP में। जब वो कंपनी आई, उसने बोला HLP तो नाम नहीं सुना। बड़े लोगों ने कहा HLP का भी नाम नहीं सुना, हमने CP सुना है। मैं कहा देखिए जाओ, अभी HLP से अगले लेवल की चीज़ आ रही है, और अभी HLP में जगह नहीं मिलती। हाँ। ऐसे थे ब्रांड्स आ गए, PF चैंग आ गया वहाँ पे, अगर मैं खाना है उसको एशियन फूड खाया हो। मैंने कल देखा, मैं क्योंकि इनफैक्ट आई हैड केप्ट लॉन्ग हेयर, तो बिकॉज अब क्या हो रहा था कि वो ज़्यादा लंबे बाल थे, वो गर्मी की वजह से। फिर कल आई वेंट, तो मेरा सैलून है वहाँ पे, तो सैलून के पास लुक्स हाँ, तो वहाँ गया। तो फिर उस समय मैं आई थिंक उससे पहले मैं महीने पहले आया था वहीं पे, तो महीने में मुझे बहुत डिफरेंस दिखा, इवन ब्रांड्स को लेके, और इवन हासिल बसल ऑल्सो, इट हैज़ चेंज्ड अ लॉट। सो अगर मैं उसी पॉइंट पे दोबारा आता हूँ रियल एस्टेट के ऊपर, तो रियल एस्टेट में क्या होता है सर, एक दो तीन पॉइंट्स होते हैं। एक तो लोगों को ट्रस्ट जल्दी नहीं होता। अब जैसे आजकल भी कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं कि जिसमें कहीं फ्रॉडिंग का केस आ जाता है, कहीं बैंकरप्सी आ जाती है थोड़ी देर के बाद, फिर उसके बाद वो प्रॉपर्टी एक तरह की लावारिस हो जाती है, फिर उसकी एप्रिसिएशन तो छोड़ो, वो बिकते भी नहीं है कहीं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो बेसिक बायर है, वो कैसे वेरीफाई करे कि कौन सी प्रॉपर्टी सही है, कौन सी नहीं है? बड़ा मुश्किल काम है ये, बता रहा हूँ कि ज़िंदगी में पहले हमारे टाइम क्या होता था, लोगों को पता कुछ नहीं होता था।
अब प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा पता है, इंटरनेट पे इतनी नॉलेज है कि ये पता नहीं कौन सी ठीक है कौन सी गलत है। हर टॉपिक पे इतना ज्ञान है, उस ज्ञान में से कौन सा गलत है कौन सा ठीक है वो चुनना बहुत मुश्किल है। तो आम आदमी चुन नहीं सकता। मेरे पास कई लोग आते हैं गलतियाँ करने के बाद आते हैं। अभी पीछे को आए मेरे पास कोई डॉक्टर आए थे, पढ़े लिखे लोग थे, तो उन्होंने एक जगह इन्वेस्ट किया हुआ था। तो मैंने कहा जी आपने यहाँ इन्वेस्ट किसको पूछ के किया? लोगों की ये बड़ा पॉइंट बताने जा रहा हूँ। तो कहते साढ़े अंकल है जी, वो हेल्थ डिपार्टमेंट के कोई हेड है, बड़े सियाने बंदे हैं। ठीक है जी, सियाने बंदे, मैं क्या बोलूँ उनके सियाने, ये तो नहीं बोल सकता सियाने नहीं है। मैं कहा सर वो क्या रियल एस्टेट के सियाने बंदे कि हेल्थ के सियाने हैं? कहते हेल्थ के सियाने। मैं कहा फिर सर जिस काम, अगर मुझे पॉडकास्ट करानी है तो मेरे को हेल्थ वाला कुछ नहीं कर सकता, आप कर सकते हो। जिस लाइन का काम करना है उस लाइन के प्रोफेशनल को मिलना होता है। आपको हार्ट की दिक्कत दांत के डॉक्टर को नहीं आप मिल सकते। पर कहीं ना कहीं सर आजकल लोग उस पर भी हो जाते हैं कि जब रियल एस्टेट, कई बार हमारे साथ भी हुआ है, कोई डील होती है तो गुड नेम्स ऑल्सो, बाद में पता चलता है ये तो महंगी बेच दी हमें। तो वहाँ पे एक बायर कैसे वेरीफाई करे, क्योंकि पता ही नहीं होता कि कौन सा, पहली बात तो जेन्युइन है। अब जो जानकार होता है, रेफरेंस होता है, बंदा वहीं जाता है। अब जब वहाँ जाता है वो प्रॉपर्टी लेने के 6 महीने बाद पता चलता है कि ये तो 20 लाख महंगी ले ली, 50 लाख महंगी ले ली। बिल्कुल ठीक बात है। तो उस केस में ये क्या, ऐसा कोई फिल्ट्रेशन है कहीं ना कहीं? बिल्कुल है जी। एक्चुअली रियल एस्टेट मार्केट जो है ना वो ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। इंडिया में एटलीस्ट ऑर्गेनाइज नहीं है। बाहर के देशों में आप कनाडा रहे हो, वो वहाँ वो रीमैक्स काम करता है। हाँ जी। रीमैक्स तो यहाँ भी कामयाब नहीं हो सका, वहाँ तो कामयाब है। हाँ जी। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम ही दूसरा चलता है। हाँ। ठीक है, पर हम लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं, पूरे तो कोशिश नहीं कर पा रहे, लेकिन हम इसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसको डेटा को फिल्टर करते हैं। जो यहाँ के डेवलपर्स हैं उनकी हमें रेपुटेशन चेक करते हैं, उनके पास प्रोजेक्ट्स को देखते हुए, उनकी हिस्ट्री में क्या, उनकी विजन क्या है, उनकी जेन्युइननेस कितनी है, कितना उनके पास एसेट्स हैं। ठीक है, उनकी लोकेशन क्या है, वो यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, फिर यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ देंगे, क्या एमिनिटीज़ देंगे, इस पॉइंट की कनेक्टिविटी क्या है, फिर एंड में प्राइसिंग आती है। फिर प्राइसिंग क्या है, सब कुछ देखते हैं, उसका एक एनालिसिस बनाते हैं, रिपोर्ट्स बना के मेरा जो इन्वेस्टर सर्कल है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसमें कुछ ऐसे बंदे हैं जो मतलब ऑन फोन ही समझ के पैसा लगा, उनको पता है मेरा। वो कहते हैं कितने पैसे लगाने, मैं कहने लगाने मेरे को नहीं देने, वो सीधा अपने डेवलपर को देने, मेरे को पैसा नहीं देना, कैश का ही नहीं, पक्के का पैसा जाना है, आगे सीधा जाना है। तो ऐसा कोई नहीं कर रहा। यहाँ पे ज़मीनों में 1-2 करोड़ तो टोपी आराम से लोग लगा लेते हैं। 2 करोड़ मेरा बिच पा ली यार। हम महंगी काम नहीं करते। हमारे लिए जो अपना एक कमीशन आती है वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे खर्चे हमने लिमिटेड रखे हुए हैं। हमें किसी का वो पैसा चाहिए ही नहीं। हमारे को डील की जो फीस है वही आ जाती बहुत है हमारे लिए। तो बीच में वो काम नहीं करते। तो हम एक जो एजुकेटेड बंदे हैं उनको एक पढ़े लिखे फॉर्म में डेटा देते हैं और PDF देते हैं, जिससे वो रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हैं, पढ़ के फिर वो डिसीजन ले सकते हैं। तो अगर आप जी वैसा होमवर्क करोगे अपना तो आपका रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, तो हेयर से पे मैं चलो। पर ये तो जैसे सर इन्वेस्टर्स हैं, अब जैसे कोई बायर है, जैसे किसने मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, कोई फर्स्ट टाइम होम बायर है, 1 करोड़ के आसपास का घर लेना है, मोहाली में लेना है, और अब क्या है कि वो बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं। कंफ्यूज्ड ऐसे होते हैं कि जैसे मेरे ऑफिस में ही कोई है तो वो प्रॉपर्टी नेगोशिएशंस कर रहे थे, जो 1 करोड़ 10 से शुरुआत की थी वो 75 तक आ गए थे सिर्फ नेगोशिएशंस में। तो कई लोग क्या नेगोशिएशंस नहीं करते, इस वजह से भी मार खा जाते हैं, और उन लोगों के लिए फ़िल्टर कैसे लग सकता है? अब मेरे को ये मार्केट तो पता है, मार्केट तो बहुत बड़ी है। ठीक है, लेकिन मैं अपना बता सकता हूँ कि मैं तो नेगोशिएशन करता ही नहीं जी। मैं डिस्काउंट खेलता ही नहीं। जो कहता है डिस्काउंट किया तो उत्थे मिलता, मैं उतों ले लो जी। जिसने भाई साहब फ्री में काम किया ना वो आपको सर्विस नहीं दे सकता है। ठीक है, आपने फ्री में कोई चीज़ ले ली, कल को उसको रिपेयर आएगी, कुछ मतलब कोई आपने कोई मोबाइल ही फ्री में ले लिया बिना पैसे कमाए, बंदा ने आपको दे दिया, उसको रिपेयर कराने के लिए दिल्ली भेजना है, वो कहाँ से भेजेगा? ठीक है, जो बंदा कुछ कमाता है वही आपको सर्विस दे पाता है। जब वो नॉर्मली क्या जिसे आप लेते हो ना, वो जब 1 साल उसको अप्रोच करते हो, बंदे का फ़ोन नंबर चेंज हो जाता है। ठीक है, हम 30 साल से वही नंबर से ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारा एक स्टैंडिंग होती है। तो हम लोग एक बंदे को बताते हैं, वो एक डेटा देते हैं, तो हमारा उसको हमारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होती है। ठीक है, तो जो आपने चीज़ बता रहे हो, एक ना हर एरिया के हमने रेट्स बना रखे हैं। जैसे आपने 1 करोड़ की बात की, अब मोहाली में 1 लाख रुपये गज, बाहर के मोहाली की बात कर रहा हूँ, ग्रेटर मोहाली में रेट है, यहाँ पे 2 लाख रुपये गज मोहाली के अंदर। ठीक है, अगर आपको 1 करोड़ में कुछ आता ही नहीं, अगर 100 गज की कोठी भी लेनी है तो प्लॉट ही आपका मोहाली में 2 करोड़ का है, और बाहर जाके 1 करोड़ का अकेला प्लॉट है, वो रेक को पता है जी। ठीक है, वो हमने बना रखा है कि कहाँ पे क्या है। न्यू चंडीगढ़ भी 1 करोड़ का कम से कम आएगा, वहाँ तो छोटे प्लॉट ही नहीं है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन करनी है तो एक जनरल सर कॉमन सेंस होती है आदमी को भी, इतना रेट नहीं है,
उतना बंदे को पता होता है। आप एक जीन्स लेने गए को पता है 2000 की 3000 की है, 15,000 की तो नहीं है अनलेस को बहुत बड़ा ब्रांड है। तो एक बेसिक कॉमन सेंस भी होती है। उसके बाद भी आपको राइट पर्सन को जा एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। ओनली इंटरनेट वाले बंदे को देख के ना पैसे लगाओ कि इंटरनेट पे बहुत बंदा मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है। सही बंदे तो मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वैसे ही हमारे पास उसको मार्केटिंग बिना ही क्लाइंट्स आ जाते हैं। हम नहीं मेटा पे बंदों को फंसाने नहीं जाते हैं कि हमारे पास खुद ही सर टाइम ही नहीं है किसी को रिस्पॉन्स करने का। मेरा तो व्हाट्सएप ही हैंग हो गया कि किसको इसको जवाब दो आप। तो हम काम चुन के करते हैं। तो मेरा मतलब है कि आपको वाया जिसका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है उसके साथ काम करना चाहिए, केवल एक किसी की ऐड देख के काम नहीं करना चाहिए। अब जैसे ऐड है, सबसे ज़्यादा जो रेडियो ऐड चलती है वो रियल एस्टेट डेवलपर्स की होती है या बिल्डर्स की होती है नए प्रोजेक्ट की। तो उनमें से कई आज से जो जिनकी मैंने 6 साल पहले ऐड सुनी होगी तो आज वो उनके आ जाते कि ये ग्रुप का मतलब ये बैंक्रप्सी हो रही है, कुछ ऐसी हो रही है। बिल्कुल बात है। अब हम जितना नाम सुनते जितना देखते हैं उतना ट्रस्ट बनता है और एक रियलिस्टिकली ये चीज़ होती है, कॉमन बात है। तो उस केस में एक आप क्या ऐसी सलाह देना चाहेंगे लोगों को कि हम कई बार क्या होता है कि आज तो वो बड़ा ब्रांड दिख रहा है, क्या वो एक जनरलाइज वेरिफिकेशन खुद कर सकते हैं अपने लेवल पे कि ये वाले तो रेड फ्लैग्स हैं, अगर ये दिख गए तो ये बिल्कुल नहीं। मतलब एक तो आपको बताता हूँ, वैसे तो नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि सर जैसे आप बोलोगे मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है तो क्या कर सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा हार्ट के डॉक्टर को दिखाओ, अपनी MRI ECG कराओ, ठीक है। तो वो चीज़ तरीका ठीक है कि आप प्रोफेशनल के पास जाओ। कुछ प्रोफेशनल कंपनीज हैं जो गाइड करती हैं, आपको रिपोर्ट्स देती हैं, हम भी ये काम करते हैं, ठीक है। वो आपको बताते हैं भी क्या करना चाहिए। लेकिन एक दो रेड फ्लैग्स जो मैं बताता हूँ आपको, जो आदमी आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में एश्योर रिटर्न दे रहा है, आपने कहा 1 करोड़ मेरे पास है, मैं कहता हूँ लाओ जी 1 करोड़ दो, मैं आपको 3 लाख रुपये महीना कम से कम दूंगा, हर महीने दूंगा। इसका मतलब 3 लाख के लालच में आप मुझे 1 करोड़ दे रहे हो, तो आप 1 करोड़ को तो भूल ही जाओ, 3 लाख तो दूंगा आपको, 1 करोड़ वापस में मांगना मेरे से, ठीक है। तो एश्योर रिटर्न से बचना चाहिए। जो आपको एश्योर रिटर्न रेजिडेंशियल में दे रहा है उससे बचना चाहिए। कमर्शियल में भी जो 1% या 1.5% से ज़्यादा दे रहा है उससे भी बचना चाहिए, ठीक है। एश्योर रिटर्न से बचो, ठीक है। जो आदमी आपको एक बिल्कुल ही कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऑफर कर रहा है, लालच दे रहा है, वहाँ से बचना चाहिए। उसके अलावा आपको एक ट्रस्टेड कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए जिसका एक एग्जिस्टिंग ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसने काम किया हुआ है। अब हमने 5000 से ज़्यादा लोगों को उनका घर दिलाया हुआ है इस एरिया मोहाली के आसपास। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारे रिव्यूज़ हैं, ठीक है। हमारी गूगल रेटिंग बहुत अच्छी है। तो मतलब जिसका पता है कि लोग काम कर रहे हैं, ये नहीं कि ओनली आप मार्केटिंग कर करके फेसबुक पे बंदे कर रहे हैं, वो नहीं करनी चाहिए। आपको किसी को रिप्यूटेड पर्सन को पकड़ना चाहिए। एक ऐसी चीज़ जो मोहाली या ट्राई सिटी में रियल एस्टेट को लेके आप चाहते हैं कि ये बदले, कि अगर ये बदल जाएगी तो हमारी इंडस्ट्री ये एरिया और क्लीन हो जाएगा और जेन्युइन बायर्स होंगे और एक क्या कह सकते हैं उसको, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों के लिए एक फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट्स होंगी। इस क्वेश्चन का जवाब आपने अभी अपनी पॉडकास्ट में थोड़ी देर पहले दिया है। आप कनाडा से आए हो, हाँ जी, लेकिन आपको यहाँ पे मन में कितना डर बैठा हुआ है कि देखो यहाँ पैसा मर जाता है। जो बिल्डर 6 साल पहले ऐड पड़ी थी वो भाग गए हैं, हाँ जी। इसका मतलब यहाँ क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसे रिफॉर्म्स बनाने चाहिए जिससे कि इन्वेस्टर सेफ फील करे। जो रेरा वगैरह है उससे कोई फ़र्क पड़ा? सर रेरा को भी लोग ना तोड़ रहे हैं, रेरा के अंदर भी बहुत फ्लॉज हैं, ठीक है। अब यहाँ मैं कह रहा हूँ पॉडकास्ट में मुझे ना लोग पकड़ लें, पर रेरा में फ्लॉज हैं। रेरा के बावजूद भी आप किसी को कुछ नहीं कर सकते। आपको सर PDC दे दिए, पोर्ट रेटेड चेक का भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब लॉ वीक है ना यहाँ का जी। जो क्रिमिनल शरेआम घूम रहे हैं, बाइक पे आके गोली मार जाते हैं, क्या कर लोगे सर? लॉ स्ट्रांग नहीं है। लॉ स्ट्रांग हो तो आदमी अट्रैक्ट होता है, इन्वेस्टर। कोई इन्वेस्टर इंडिया में सेफ फील नहीं करता। उसको होता है जी मेरा यहाँ पे पैसा सेफ नहीं है, कोई ज़मीन दब लेगा, मेरी कुछ कर लेगा। एक काफ़ी कॉमन चीज़ है। रिफॉर्म सर गवर्नमेंट को रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाना चाहिए। जब इन्वेस्टर सेफ फील करेगा तो आपके पास इतना पैसा लगा देगा, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे NRI पंजाबी बाहर बैठे हो, यहीं पैसा लगाना चाहते हैं, बहुत पैसा, लेकिन डरते हैं वो यहाँ पे। हाँ, ये एक बड़ी कॉमन चीज़ है। कॉमन चीज़ है। तो ये सर वो करते हैं, फेट करते हैं, इन्वेस्टर मीट्स करते हैं। इन्वेस्टर मीट सर रोटी खा के थोड़ा आपको कोई पैसे लगा, दारू पी के ना पैसे लगा देगा। उसको सेफ्टी तो फील कराओ ना। उसको 5 स्टार में दारू पिला दी, पैसे लगा देगा। बेवकूफ़ कोई नहीं होता सर। उसको दिख जाता है, समझ आता है कि मेरे यहाँ पे सेफ कितना पैसा है। तो रिफॉर्म अच्छे होने चाहिए, रूल्स अच्छे होने चाहिए। अब जैसे मेरे ही कई जानकार हैं, मैं अभी US कनाडा टूर पे था, तो उस समय वो कहते यार असी लाना चाहते पर सानू समझ नहीं आ रहा कित्थे लाइए और किहदे थ्रू लाइए कि सेफ्टी होएगी। अगर असी इत्थे बैठे हैं, सानू पता उत्थे साडी प्रॉपर्टी सेफ पई है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ थिंग। तो अब तो चलो जब वेस्ट एशिया की वॉर आई है, उससे पहले दुबई में बहुत लोग लगा रहे थे,
बिकॉज ऑफ दैट वॉर थोड़ा सा आई थिंक कम हो गया होगा दुबई में भी। कम हुआ है जी। मैं तो शुरू से हक नहीं, मैं कहता हूँ कि जो वो पैसा वहाँ लगाना चाहिए जो आपके डोमेन में है, आपके रीच में है। ठीक है, मैं दूर के शहरों में भी पैसा लगाता नहीं हूँ क्योंकि वहाँ पकड़ना मुश्किल होता है। यहाँ एक मेरी चलती है पंजाब में कहीं कोई फंस भी गया जो कि बड़ा चांस होता है, मैं उसको निकलवा लेता हूँ क्योंकि मैं एक अपना पकड़ रखता हूँ मार्केट में, पकड़ है मेरी, तो मैं पैसा निकलवा लेता हूँ मार्केट में। लेकिन बाहर के शहरों में, स्टेट्स में मुश्किल हो जाता है। कई लोग दूर के शहरों में लगाते हैं, मैं वहाँ नहीं लगाता पैसा। इंडिया में कुछ स्टेट्स में लोग पैसा लगा रहे हैं, मैं वहाँ नहीं लगाता। जैसे धोलेरा की आजकल काफ़ी बात हो रही है, इज़ इट अ सेफ बेट अभी? सर देखो, सेफ बेट तो मैं कह सकता हूँ, कुछ रिफॉर्म तो अच्छे किए मोदी जी ने वहाँ पे, लेकिन थोड़ी मुझे गेम लंबी लगती है। जैसे यहाँ पे हम खेल रहे हैं, यहाँ पे ना 2-3 साल में पैसा ग्रो कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है वहाँ 2-3 साल की गेम नहीं, थोड़ी लंबी गेम है। मे भी 10 साल में कुछ अगर स्पेयर पैसा बढ़ा अपने बच्चों के लिए करना है तो कर लो। यहाँ हम अपने लिए भी कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, और हमारे पास है, अपना एरिया, अपनी पकड़ है, तो मेरे को यहाँ अच्छा लगता है। धुलेरा में जो कर रहे हैं सर, धुलेरा के जो गुजराती बंदे हैं उनके साथ जाके करो। अगर कोई आपका कोई रिश्तेदार है, ठीक है, मुड़ के मतलब पैसा लगाना, निकालना बड़ा मुश्किल होता है किसी काम से। ऑल तो मुझे सुनने में आया कि उनके रिफॉर्म्स अच्छे हैं, लैंड ग्रैबिंग एक्ट नहीं है वहाँ पे, सुनने में है, लेकिन वो लंबी गेम है सर। मैं कहूँगा मतलब आज की ज़िंदगी इतनी लंबी है, लोग 5 साल 10 साल की गेम नहीं खेलना चाहते। लोग कहते सानू नाल दी नाल की आंदा है। ऐसी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं कि आपको डे 1 से रेंट भी आता है। आपने 1 करोड़ में बात की, 1 करोड़ आपने मुझे आज दिया, प्रोजेक्ट में लगाया, आपको 1 करोड़ का 1%, 1 लाख रुपये महीना आ जाएगा। मैं 3% नहीं कह रहा हूँ, 3 तो दे ही नहीं पाएगा बंदा, 1% आपको फ्रॉम द ब्रांड, कमर्शियल की बात कर रहा हूँ, वहाँ से आपको रिटर्न आ जाएगी। रेजिडेंशियल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसी कोई चीज़ करनी चाहिए। रेजिडेंशियल में भी इतने रेंट्स है ही नहीं उस हिसाब से, नहीं होते ही नहीं जी, कहीं वर्ल्ड वाइड नहीं है जी। देखो, रेजिडेंशियल में 3 से 4% की रिटर्न है, कमर्शियल में 5% तक है। लेकिन आप अर्ली स्टेज पे प्री लॉन्च में जाते हो तो कमर्शियल में भी आपको 8% तक रिटर्न आ जाती है। अकेली प्रॉपर्टी का जो रेंटल है वो 4 से 5% है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी में ब्रांड मिक्स हो जाता है तो आरओई आपकी 12% से ऊपर चली जाती है। सही ब्रांड मिक्स है कि आपने ज़मीन के ऊपर अपना कोई स्कूल खोल दिया, कोई होटल खोल दिया, ज़मीन आपने ले ली 20 करोड़ की, या 5 करोड़ और लगा दो यार, आरओई बन जाती है। तो आरओई आपकी बिजनेस से आती है। ठीक है, ज़मीन की वेटिंग करते करते लंबा काम है, कोई तुक्का लग गया, लेकिन वो कमाऊ पुत्र बनना चाहिए प्रॉपर्टी को। तो मैं जी प्रॉपर्टी को कमाऊ पुत्र बना के देता हूँ। और जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं, उनको, इन्वेस्टर सर्कल को पता है कि ये बंदे ने इसको तलाशा हुआ है। मैं डील क्यूरेटर, ठीक है, स्ट्रैटेजिक पार्टनर एंड डील क्यूरेटर। इंटरनेशनल हमारे मर्जर एक्विजिशन होते हैं, जिसको मेरी चीज़ लोग टूट के पड़ते हैं, मंडी में सुबह सभी बिक जाती है। इनको पता है ये निकाली है, फ़ोन आता है, यार मेरा से ब्लॉक कर दो, कितने पैसे बांटे दसो। तो वो एक चीज़ है, उसमें बड़ी मेहनत लगती है। मेरी टीम है जो काम करती है, लीगल टीम है, टेक्निकल टीम है, सुबह से रात तक सेमिनार्स हैं, एग्जीबिशन है, पेपर्स हैं, न्यूज़ है, बड़ा कुछ है जी। इनर बंदे होते हैं, बताते हैं यहाँ पे ये आने वाला है। तो हमें रोज़ की रोज़ खबर रखनी पड़ती है क्या हो रहा है बाज़ार में। अब जैसे इसी की बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी में वो पैसा कमाता है जो फ्यूचर ट्रेंड्स में पैसा लगाता है। 100% कि आज जो आगे बननी है चीज़ या जो आगे डेवलप होनी है, इस पर आज लगा दिया तो मल्टीप्लाई काफ़ी तेज़ होगा। जिसकी पुरानी ज़मीनें थी और या जिसने ज़मीनें उस तरफ ले ली कि जहाँ पे बाद में, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे खरड़ एक्सपैंड हुआ, उधर ज़ीरकपुर पीछे तक चला गया, अब वो कुराली के आगे, अब ऐसा कौन सा एरिया, जैसे पीछे लांडरा की तरफ भी हो गया, अब ऐसा कौन सा एरिया कि जिस तरफ आगे एक्सपेंशन होगी इस एरिया में? इसके पैसे लूँगा बताने के लेकिन भला करने आए हैं। मतलब हमारा मकसद जो मेरी लाइफ का है कि लोगों को कुछ गिव करना है जी। एक तो बड़ा कर लिया भाजी मैंने आप लोगों से, मुझे गिव करना है लाइफ में। ठीक है, बोनस लाइफ सैलरी जो दे जाऊँगा वही मेरे साथ चलना है ऊपर। ठीक है, तो जो मेरी रिसर्च कहती है, मोहाली सारे भाग रहे हैं, मोहाली ठीक बात है, मोहाली बुरा नहीं है, लेकिन मोहाली में थोड़ा सा रेट बढ़ चुका है। तो मोहाली में, सेंट्रल मोहाली में नहीं लगाना चाहिए। जो ये आईटी सिटी एरिया आ रहा है मोहाली का, जो आईटी एरिया आ रहा है जहाँ भारतमाला स्टार्ट हो रही है, उस एरिया में कुछ हमने प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं। वहाँ पे अच्छा चढ़ा आ सकता है, अभी वहाँ पे लगा सकते हैं पैसा। जो एरोट्रोपोलिस और ये वाली सारी, आई थिंक सरकारी मैं करता नहीं हूँ, एलओई वगैरह 2 नंबर वो कैश जाता है, डर लगता है जी। मैं तो ऑर्गेनाइज हूँ, मेरे काम में तो 50 लाख से ऊपर लगता ही नहीं है। ओके, 20-25-30 लाख लगाना है अपने वहाँ पे, प्रॉपर तरीके से लगाओ, रिसर्च इन्वेंट्री पे लगाओ। ठीक है, वो फ्यूचर है। इन्वेस्टर का दिल होता है, कलेजा होता है, दिल चाहिए जी, फ्यूचर देखने दिल चाहिए। एंड यूज़र की जो कमजोरी है वो पैसा कमाता है इन्वेस्टर। एंड यूज़र ने दिल कमज़ोर होने की वजह से जब वो बन जाएगा तब लेगा। इन्वेस्टर जब नहीं बना वो जंगलात में पैसा लगाएगा इन्वेस्टर। वो जो गैप है वो दिल की कमजोरी का गैप है। मेरा दिल स्ट्रांग है, मैंने आज खेतों में पैसा लगा दिया। आपका दिल स्ट्रांग नहीं है
तो आपने 5 साल बाद लगाना है, तो जो आपने 5 साल बाद लगाना है, जो आपको 5 साल की कीमत आप मुझे दोगे, मेरे दिल की कीमत आप मुझे दोगे। बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। आई थिंक बिजनेस में भी ऐसे ही होता है, हर बिजनेस में ऐसे होता है कि आपको फ्यूचर में जो इन्वेस्ट करता है तो वही जिगरा या जिगरा की बात है भाई, जिगरा चाहिए, डरना नहीं है सर, क्या हो जाएगा। हाँ, क्या हो सर जाएगा। आप और मैं अपनी ज़मीन पे भी किराएदार ही हैं। अपने घर में भी हमने यहाँ से भी जाना है एक दिन। हाँ, जाना ही ठीक है, है। 100 साल से ऊपर की लीज नहीं है हमारी, किसी की 100 साल से ऊपर की लीज नहीं है, आधी तो हो चुकी है अपनी जी। ठीक है, 20-30 साल रह गए हैं, तो क्या दिक्कत है सर, क्या डरना क्या है, खुल के खेलो। मैं तो कहता हूँ आउट तो होना ही है, खुल के खेलो जी। ये बिल्कुल सही कह रहे हो कि हम अपने आप को ना परमानेंट सोच लेते हैं कि तो जाना ही नहीं, और ये शुरुआत से ही जब से दुनिया है तब से लोग यही सोचते आ रहे हैं। सर मैं तो जाके देख लिया ना, मैंने पता है ना, मैं तो हाथ लगा के वापस आ गया। तो मैंने कहा अच्छा यार, गाड़ियाँ गुड़ी यहीं रह जानी है, साथ जाती नहीं है। ठीक है, फिर किस बात की रेस है कि मेरे को 200 करोड़ हो जाए, 500 करोड़ हो जाए, इतने नाल तो जाना नहीं है। एक्चुअल पता आपको भी है, लेकिन जो फील करता है उसको पता चलता है अच्छा रियली कुछ हुआ नहीं था, सच्ची में कुछ नहीं किया था, साथ वापस ऐसे आना पड़ा। मतलब जब हमने स्टार्ट की थी कॉन्वर्सेशन, एक चीज़ बोली थी जो हम भी कई बार फेस करते हैं कि जैसे पैसे की या काम की कमी नहीं है, बट लोग करना नहीं चाहते या वो कमाना नहीं चाहते। कई जगह वो भी आ जाता है कि बस मिल जाए, इतना ही मिल जाए, काम ना करना पे ऑन दैट पॉइंट। और ये हम क्या है कि अब चलो, जो पिछली जनरेशन होती है वो अगली जनरेशन को हमेशा ये करती है, हर जनरेशन में ऐसे लोग होते हैं। व्हाट इज़ दैट रीज़न कि यहाँ पे स्पेशली पंजाब में ये तादाद थोड़ी सी बढ़ रही है या इस एरिया में बढ़ रही है कि लोग मेहनत वाला काम नहीं करना चाहते। सानू होएगा कि छेती मिल जाए तो आप बस वड्डी गड्डी ले लीए, वड्डी कोठी बना लीए ते बस शाम ਨੂੰ पार्टी करिए। बिल्कुल सर, एक ना टेक्निकल टर्म होंगी है जी, उन्होंने कहते हैं ब्रेन ड्रेन। जो हमारा ब्रेन है वो नाली में जा रहा है, क्योंकि वो इन लोगों को लगता है कि बाहर हमारे को बुक्कत मिलेगी, हमारे अपनी सरकार बुक्कत नहीं करती है। लेकिन अब पॉलिसीज़ न्यू गवर्नमेंट ने कुछ अच्छी बनाई हैं, ठीक है, और यहाँ भी काफ़ी स्कोप है। मैं कहता हूँ बाहर के देश में तो आप कुछ करें, कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, यहाँ तो फिर भी अभी थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन चल जाती है और आप काम कर सकते हो, कैक वाकई काम हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैक वाकई अपना काम पकड़ लो भाई लोग, मैं आपकी हेल्प करूँगा। आपको किसी ब्रांड को पकड़ के चलना चाहिए, मतलब आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो तो कोई ब्रांडेड बिज़नेस करना चाहिए, उसमें डर कम होता है। ठीक है, अनब्रांडेड कोई भी काम, इवन प्रॉपर्टी भी ब्रांडेड करनी चाहिए, अनब्रांडेड काम नहीं करना चाहिए। अब जैसे सर एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे पहले जैसे सीसीडी चलता था, अब बरिस्टा तो हर थोड़ी देर बाद फिर बरिस्टा मिल जाता है। तो ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿ ਲੋਕੀ फिर आदत कर देंगे हैं कि एक को ब्रांड मिल रहा है, बार बार वही करी जा रहे हैं। बट कंपनी का तो एक तरह से फ़ायदा भी है, क्योंकि कंपनी के तो फ्रेंचाइजीज बिक रही हैं, वो क्यों मना करेंगे किसी चीज़ के लिए। तो उस केस में आप कंपनी को भी कई बार गाइड करते हो या लोगों को भी गाइड करते हो? करता हूँ जी, मैं करता हूँ। बरिस्ता तो खुल ही रहा है, तो लेकिन अब ऐसे हो रहा है कि हर, मैं ये नहीं कहता बरिस्ता खुल रहा है, हर गली में कैफ़े खुल रहा है। अब बरिस्ता भी नहीं है, पर हर अभी 79 में देखो 5-6 कैफ़े खुल गए हैं। हाँ जी, जुबली वॉक में देखो कितने कैफ़े खुल गए हैं, हर जगह कैफ़े खोल लेते हैं लोग। लेकिन क्वालिटी 2-3 बंदों की है, जो मैं कॉफ़ी लवर हूँ, मुझे पता है 2-3 लोगों की ही क्वालिटी अच्छी है शहर में। मैं 3 दुकानों पे कॉफ़ी पीता हूँ, कहीं पीता नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं की है, चाहे वो 500 की कॉफ़ी आती है, रोज़ पीता हूँ वो। मतलब मेरे को उसके बिना, अरेबिका बीन्स होते हैं, उसके बिना मेरे को मज़ा ही नहीं आता ज़िंदगी का। ठीक है, तो वो क्वालिटी, आप सॉरी क्या क्वेश्चन पूछा था आपने? मतलब उसमें जैसे अगर जैसे कोई ब्रांड है, अगर उसकी फ्रेंचाइजी एक ही एरिया में बहुत ज़्यादा बिक रही है, तो वो आप कंपनी को भी किस हिसाब से गाइड करते हैं? मेरा रील चल रही है आजकल मैकडोनल्ड्स के बेस में, बोलता हूँ, लोगों ने शायद सुनी भी होगी कि हर गली में लोगों ने मैकडोनल्ड्स खोल दिया है। मुझे याद है शुरू में मैकडोनल्ड खुला था वहाँ फन रिपब्लिक में, हम जाते थे। अभी आप बताओ, अगर अभी आपको पता लगे एक मैकडोनल्ड खुला है, मान लो रोपड़ के बाद, आप जाओगे देखने? क्या आप जाओगे देखने मैकडोनल्ड? मतलब स्पेशली तो कहीं नहीं जाओगे ना, क्योंकि वो हर जगह खुल गया ना। तो जो चीज़ हर जगह खुल जाती है, बंदा उसकी सैचुरेशन आ जाती है। ठीक है, तो हर ब्रांड को हम गाइड भी करते हैं, और ब्रांड को खुद भी समझना चाहिए कि एक्सपेंशन देख के करनी चाहिए। अभी ब्रांड्स को पता लगा यार जितना पैसा बटोरना बटोर लो, 5-5 करोड़ रुपये लेते हैं बड़े ब्रांड आने के लिए। ठीक है, और उनको लगा ये मौका अच्छा है, 5-5 करोड़ ले लो, और लोग भी दे भी रहे हैं, तो वो ले रहे हैं। लेकिन उससे ब्रांड की जो सैचुरेशन बहुत जल्दी आता है, वो डिल्यूट होती है। जो चीज़ ज़्यादा हो जाती है उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। What are the top 5 reasons why franchisees fail in franchisee business? क्या टॉप रीजंस रहते हैं? The top reasons for normally franchisees is considered to be a safer bet than a normal business, because normal business does not have a set systems. ठीक है, फ्रेंचाइजी में सिस्टम बने होते हैं, तो कम SOPs हैं, तो कम चांस है फेल होने का, लेकिन फिर भी फेल होते हैं। फेल होने का कारण ये है कि ब्रांड वाले ना
ब्रांड बेच के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, वो लंबा नहीं सोचते, रिपीट कस्टमर को सोचते नहीं, और इतना लंबा सारा कोई चलना चाहता है नहीं। लोग कहते हैं यार 2 साल अमीर हो के चलो, ठीक है, वेंचर कैपिटल पाओ, स्टार्टअप लो, कैपिटल ला के निकलो बाहर, ठीक है, अपनी होते एक आइलैंड खरीदांगे कितने जाके। दैट्स व्हाट द थॉट इज़ कि बड़े लोग देखेंगे वो बने हुए कॉन्फिडेंट बन के अपना अपना आइलैंड खरीद लिया जी। सर रेपुटेशन गवा दी तो आपने सब कुछ गवा दिया, तो आपको वो नहीं करना चाहिए। तो आपको लॉन्ग टर्म नहीं चलते ब्रांड्स, कई लोग तो कई ब्रांड जो एथिकल ब्रांड है, की विजन अच्छी है, वो अच्छे वही ग्रो किए हैं। पर ये क्या रीज़न है जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, सो वो उनकी वर्सेस इंडियन ब्रांड्स के जो क्या कह सकते हैं ट्रस्ट के ऊपर एक बहुत फ़र्क है। बारिंग असाइड अ फ्यू ब्रांड्स, जैसे मेरा पर्सनल फेवरेट चायोस है इंडिया में, एंड वो यू गेट द सेम टी एवरीवेयर, तो कंसिस्टेंसी का बहुत फ़र्क है। तो ये क्या उनका थॉट प्रोसेस अलग है ऑफ मैकडोनल्ड्स वर्सेस लोकल इंडियन ब्रांड, और वो इतने साल चल जाते हैं और हर जगह खुलते हैं और सेम टेस्ट मिल रहा है, सेम सब कुछ हो रहा है। वेयर एज अगर इंडियन ब्रांड कहीं ऐसे हैं जिनका अगर यहाँ पे एक शोरूम खुला है, उसके 5 किलोमीटर बाद वाले में ही फ़र्क आ जाता है टेस्ट का। मैं इसका साइकोलॉजी भी बताता हूँ क्या है। मेरी थोड़ी बातें ना ज्ञान वाली भी होती हैं, क्योंकि मैंने स्पिरिचुअल साइड भी देखी है लाइफ की। जो गोरे हैं ना, जो गोरों के पीछे से रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वो पीछे से थोड़े रजे हुए हैं। हमारे जो बंदे पीछे रजे नहीं हुए, ठीक है, पीछे से रजे हुए नहीं। हम लोग में पैसा आता है तो हम एक बार पैसे को उड़ाने में टाइम लगा देते हैं, पहले मजे लेने में। चले एक वर्ल्ड टूर कार्ड आते हैं, गड्डी करा लेते हैं पहले तो अपनी, ठीक है, उसके वहाँ पहले हमारी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है। गोरे वो ऐसे नहीं करते, गोरे अपना पैसा बैकअप में रखते हैं, उसी पैसे को घुमाते हैं, पैसे से पैसा कमाते हैं। हम पैसे से पैसा नहीं कमाते, पैसे को पहले हम उड़ाते हैं, फिर कमाने में जाते हैं। और फिर क्या होता है, हमारे वो वर्किंग कैपिटल एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाता है। तो जब आपका कैपिटल एग्जॉस्ट हो गया तो फिर आप ठगियों पे आ जाते हो, ठीक है, फिर आप चोरी बिजारी करते हो, फिर आपकी रेपुटेशन डाउन होती है, पे आ जाते हैं, फिर आपकी क्वालिटी गिर जाती है, रेपुटेशन ख़राब हो जाती है, रिपीट कस्टमर आना बंद हो जाता है, लूप में बंदा फंस जाता है। तो जो पीछे से सही चला हुआ है ना जी, जो मतलब कि जो बंदा रजा है, जो आदमी रजा हुआ है ना, पहले बोलता हूँ, रजा हुआ आदमी फास्टिंग की बात कर सकता है, भूखा आदमी फास्टिंग की बात नहीं कर सकता। भूखा कहता है रोटी खाओ, 5 गल कराएंगे। वो रजे हुए हैं तो वो पीछे रजे हुए हैं तो वो अच्छी बात है, अच्छे बन जाते हैं। जिसका रोटी खाने को नहीं है तो वो बुरा है सर, वो आदमी बुरा बन जाता है क्योंकि उसके रोटी नहीं खाने को, ठीक है। तो रजे हुए बंदे हैं, वो रजे हुए ब्रांड्स हैं, उनके क्लियर फंडेड हैं। हमारे अभी पैसे वाले उड़ाना है, हमने वो करना, तो शुरू से ही ठीक चलना चाहिए। हमारी जो बानिया कम्युनिटी बड़ी समझदार है, कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं बहुत समझदार लोग, बच्चे भी मेरे से ज़्यादा सयाने हैं, वो पैसा फालतू वेस्ट नहीं करते, वो जहाँ लगाना है वहाँ लगाते हैं। बानिया कम्युनिटी है, कुछ कम्युनिटीज़ हमारी हैं, मालवाड़ी हैं, बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है, उनसे सीखने गुजराती हैं। वो पैसे से पैसा कैसे करना है, और वो जैसे कहते हैं कि दिखावे वाली इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते। सैल्यूट टू यू गाइस, ये जो गुजराती मालवाड़ी बानिया कम्युनिटी, सैल्यूट है आपको, ठीक है। पंजाबियों को तो ये इनकी अनक ही खा गई, मेरी ओदी कट्टी गड़ी, मेरी कट्टी गड़ी है, तो सी क्लास ली मैं ऐसा लवाऊंगा। बेशक वो जरूरत है नहीं गाड़ी पार्किंग करने की, वहाँ पे आपकी जगह नहीं, घर में है नहीं, आप लेके खड़ी कर देते मतलब ईगो है ना सर, एक बुक पढ़ी थी, ईगो इज़ द बिगेस्ट एनिमी। ईगो कोई बंदा काबू कर गया ना अपने में, कई बार 5 घोड़े होते हैं, ठीक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको जो काबू कर गया वही आदमी जीतता है। ये वही बेसिक्स हैं स्पिरिचुअल के। इन 5 काबू रखो तो आप गुस्सा ना करो अपने क्लाइंट से, ठीक है, और अपने मतलब बाकी 5 पे आप काबू करो, ठीक है, ईगो ना करो, और अपना एक नीचे होके काम करो, सिर झुका के काम करो, तो आप ग्रो करोगे। है तो ज्ञान किताबों वाला है, जिसको आप कहते हो भगवान नहीं है, ज्ञान वही काम आएगा। भगवान का ज्ञान ही सर काम आते हैं रियल लाइफ में भी। सही काम करो, सच बोलो, सेवा करो, देखो आप कहाँ ग्रो करोगे। याशियाँ करोगे, ग्रो नहीं कर सकते सर। लाइफ में जो बेसिक्स हैं वो फंडामेंटल्स कभी चेंज नहीं होते, एंड ये एक रियलिटी है। मैंने भी मेरे कई गुजराती बनिया फ्रेंड से सीखा है, और बिजनेस के काफ़ी बेसिक्स जो मैं अप्लाई भी करता हूँ वहाँ से सीखे हुए हैं, एंड वर्क्स वेल दैट। आप वही ना कि बिजनेस जो 100 कार बना लोगे, करा तो बिजनेस नहीं बना। हाँ जी सर, कुर्बानी सच है, आज भी सच है। साइंस की किताबें रोज़ बदल जाती हैं भैया, हमने कुर्बानी को नहीं बदलती, सच्चाई कभी नहीं बदलती, सच्चाई एक है, ठीक है। और ये जो एजुकेशन है, जो नई नई चीज़ें वो रोज़ बदलती हैं, बेसिक कभी नहीं बदलता जी। फ्रेंचाइजी की अगर हम बात करें तो किसी को भी अगर एंट्री करनी हो किसी बिज़नेस में, तो फ्रेंचाइजी सबसे सेफेस्ट ऑप्शन लगता है। अब जब मैंने बिज़नेस शुरू करना था, आई रिमेंबर, मैं कॉलेज टाइम की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 2009 में आई डिड माई इंजीनियरिंग। तो 2008-9 में अराउंड दैट टाइम तो मुझे था मैं क्या बिज़नेस शुरू करूँ सबसे कम इन्वेस्टमेंट में, तो मैक्सिमम फ्रेंचाइजी के ऑप्शंस ही आते थे, और पर क्लैरिटी नहीं थी कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा।
फिर उसके बाद जब मैं 2012 में वापस आया, 13 में जब ये साइको केयर शुरू की, तब भी यही आता था कि यार अब मैं फ्रेंचाइजी से करता हूँ शुरू। और वो एक थॉट इसलिए भी होता है कि एग्जिस्टिंग एक रनिंग बिजनेस है और आपको हैंड होल्डिंग भी मिल जाती है। वेयर एज कुछ लोगों का ये थॉट होता है कि फ्रेंचाइजी अगर करांगे तो कंट्रोल होना तो रहेगा, मार्जिन भी घट मिलेगा, अपना ही शुरू कर दें। उस केस में मैंने ये भी देखा है कि लोग फेल भी जल्दी होते हैं क्योंकि पता ही नहीं होता, SOPs ही नहीं मेंटेन हो पाती। तो वाई पीपल शुड गो विद फ्रेंचाइजी बिजनेस, और उससे एक ऐसी मतलब क्या एडवांटेज रहता है और क्या एडवांटेज है अगर फ्रेंचाइजी नहीं करते और अपना ही शुरू कर रहे तो वहीं वापस आता हूँ, बेसिक क्या बोला था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लोभ, ग्रीड। सर मेरे को भूख है, मेरे को दो रोटियां खानी है, मैं कहता हूँ कि एक रोटी खा लो, लेकिन खाते रेगुलर खाओ। आप एक रोटी खाओ, एक मैं खाता हूँ, 2 रोटियां तो बच्चे फ्रेंड ब्रांड भी खा ले, मैं भी खा लूँ। तो कहते हैं उसके बाद वो एक रोटी ना खाए, मैं दोनों खा जाऊँ। आधी आधी खा लो, सेफ खा लो, ठीक है। लालच ग्रीड मत करो, उसको भी खाने दो, अभी वो आप मिलके चलोगे, दोनों बंदे तर जाओगे। पर ऐसा भी होता है कई बार कि अगर जैसे किसी ने फ्रेंचाइजी चला दी, बाद में फ्रेंचाइजी ओनर जब कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि रीन्यू जब होना होता है तो वो कहते हैं कि सॉरी वी कैन नॉट गो विद यू, या ऐसे केसेस भी होते हैं। बिल्कुल जी, बंदे की पहचान पहले करो, बंदे की रिसर्च जरूरी है। हल्के बंदे से सर ना बैठ के हल्के बंदे का रोटी खाओ, ना हल्के बंदे से दोस्ती करो। बुजुर्ग कहते हैं जो हल्का बंदा वो हमेशा बाद में पलट जाएगा। अच्छी कंपनी के साथ जाओ जिसका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, और वो लोग आपकी ग्रोथ से खुश होते हैं, ठीक है। तो फिर आपको, और जो लीगल एग्रीमेंट है वो आपको किसी प्रोफेशनल से बनवाना चाहिए। अगेन फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट को भी एक स्क्रूटिनी करना चाहिए, किसी प्रोफेशनल से बनाना चाहिए। हम लोग वो काम भी करते हैं, मैंने पढ़ाई कर रखी है, तो उसमें एक टर्म्स होती है, एक भी टर्म गलत होगी ना तो आपका सारा पैसा जा सकता है। प्रॉपर्टी में भी ऐसा है, अगर जमाबंदी में एक भी अक्षर पंजाबी में गलत लिख दिया उसने ना, आपकी ज़मीन आपके हाथ से जा सकती है। आपके पास ऐसे बंदे होने चाहिए जो एकदम कलाकार बंदे, जो उसको निकाल सके। तो मेरे पास टीम में ऐसे कलाकार बंदे हैं जो इतनी गलती को भी पकड़ लेते हैं, उसको हम पहले ही अमेंड कर लेते हैं, लिखवा लेते हैं, एनेक्शन लग जाता है क्लॉज के अंदर। कई लोग कहते हैं कि एग्रीमेंट चेंज नहीं हो सकता, लेकिन एक एनेक्शन ऐड हो जाता है। यस। वो तो वैसे रहेगा, उसमें एक पॉइंट ऐड हो जाता है कि ये वाला जो पॉइंट नंबर 6 है, इसमें अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। वो बड़ी मुश्किल से होता है, लेकिन शुरू में करा लो, बाद में कोई नहीं सुनता। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये लोगों को पता ही नहीं होता। ये मैंने भी जब पढ़ा था इसके बारे में, पढ़ाई की थी तो पता चला था। बट ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप बात कर रहे हैं कि एग्रीमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीमेंट्स पे लोग ना ऐसे साइन करते हैं जो कोई ना कोई ना में ही हो जाता है। वही है ना, लिखित बहुत ज़रूरी है जी। हाँ, ओनली आपको इमोशन के बेस पे नहीं करना चाहिए, आपको एक लॉजिक के बेस पे, स्टडी के बेस पे, रिसर्च के बेस पे काम करना चाहिए। जो हम इग्नोर कर जाते हैं, फिर बाद में इमोशन भी, दोस्ती भी ख़राब हो जाती है। हम दोस्ती के लिहाज में वो काम नहीं करते, लेकिन वो करो तो दोस्ती ज़्यादा लंबी चलती है। रिटर्न हो, हिसाब पक्का करके साइड पे रख दो, फिर अपना खाओ पियो। यस। और मैं कहता हूँ जितना क्लोज रिलेशन है उतनी ज़्यादा आपकी लिखत काम होना चाहिए, क्योंकि उसमें तो स्टेक ज़्यादा होता है, रिलेशन भी स्टेक पे है, और पुराना रिलेशन होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सर लिखो दुश्मन की तरह, लिखो तो दुश्मन बन के लिखो, उसके बाद सर जब बैठो तो फिर दोस्त की तरह, भाई की तरह बैठो। अब एक जैसे जो इंडियन ब्रांड्स हैं जो अपना एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग जैसे ब्रांड्स बनाना चाह रहे हैं, और चाहते हैं कि लोग भी ऐसी फ्रेंचाइजियाँ उनकी मांगे अलग अलग जगहों पे, तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहोगे? क्या ऐसी सलाह वही है मेरी, वो अगर आपके 5 घोड़े काबू में है ना, तो आपको इंटरनेशनल बनने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, अगर आपको पता है मैंने ऐसे करना है कि अगला बंदा भी कमाए और मैं भी कमाऊँ, मेरे अंदर हुनर है, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, प्राइसिंग अच्छी है, रीच अच्छी है, उसकी स्ट्रैटेजी अच्छी बन सकती है, तो फिर उसको हम एक्सपैंड करते हैं। ये काम हम लोग भी करते हैं, हम इंडियन ब्रांड्स को बाहर लेके जाते हैं। 13 कंट्रीज़ में मेरा एसोसिएशन है। कोई ऐसे 1-2 इंडियन ब्रांड्स जो आपके फेवरेट हैं फ्रेंचाइजी पॉइंट ऑफ व्यू से? कुछ ब्रांड्स हैं, मतलब ऑल दो ब्रांड्स का नाम यहाँ लेना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ब्रांड्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे, जो यहाँ के लोकल ब्रांड्स हैं। मेरे को ऐसे गोपाल्स का काम अच्छा लगता है, गोपाल स्वीट्स वाला अच्छा मतलब काम बढ़ा रहा है। पर वो फ्रेंचाइज देते हैं आगे? अब वो उसको सलाह मैंने दी थी शरणजीत को भी, आप करो, इसको करो, लेकिन वो मॉडल को जैसे बोला वैसे नहीं कर पाते, फिर वो भी ईगो आ जाती है। मॉडल को अगर SOP के हिसाब से किया जाए तो काम बढ़ाया जा सके, वो उतना काम बढ़ा नहीं पाए जितना मैंने उनको सजेस्ट किया था बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि एक एथिक्स से चलेंगे तो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। उनके लिए मैं तो छोटा हूँ, लेकिन मेरी उनको एक एडवाइस है कि आप एथिकली काम को बढ़ाओ तो काम की कमी नहीं है। सर मैं एक और आपसे कॉन्सेप्ट की थोड़ी बात करना चाह रहा हूँ, जिसमें जो आजकल काफ़ी चल रहा है कि
एक ही फूड कोर्ट में वो 5 ब्रांड आपको हर जगह दिखते हैं। हाँ जी, ऐसे कई जगह है। जी जी। पर कल पहाड़ों में किसी एरिया में गया मैं ऐसे, और वो उसी फूड कोर्ट में गए, बड़े ब्रांड थे सारे। इट वाज डिप्लोरेबल, मतलब नो डाउट जो खाना दे रहे हैं वो अपनी SOPs के हिसाब से वैसे ही दे रहे हैं, ना कोई सफाई ना कुछ, गंद पड़ा हुआ है, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। और फिर उस पॉइंट पे से लगता है कि यार ये तो बड़े ब्रांड्स को भी नहीं पता कि उनके खाने के साथ ये हो रहा है यहाँ पे। तो इस केस में मतलब ये SOPs, अब बड़े ब्रांड आ गए, बड़े ब्रांड ही बिक रहे हैं वहाँ पे, बट वो इकट्ठे जब आए, जितनी स्पेस है उससे ज़्यादा लोग आ गए, वो सफाई नहीं कर पा रहे, गंद पड़ा हुआ है। मतलब एक बंदा अगर फेंक के जा रहा है तो अगले को भी वहीं बैठना पड़ रहा है, सफाई नहीं हो रही। इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो गैप है इंडस्ट्री का, ये कैसे फिल किया जा सकता है? ये भी बेसिक्स है। चाहे ब्रांड जितना मर्जी बड़ा है, ठीक है, आगे तो काम उन लोगों ने करना होता है, ठीक है। ब्रांड खुद आगे मालिक थोड़ा काम करता है, आगे बंदे रखने होते हैं, बंदों की संस्कार क्या है वो मैटर करते हैं, ठीक है। जनरली ना कई शहरों में लोग ना सफाई करना नहीं चाहते। किसी को बोलो हाथ धो ले, वो लड़ने आता है आपसे, क्यों भाई मेरे को ऐसे कैसे बोलती हाथ धो ले। मेरा नाई आया मेरे फेस मसाज करने के लिए, हाथ धो ले भाई, गुस्सा आ गया उसको, कहता है फेस साहब मैं हाथ धो के आया हूँ सर घर से। मैं कहा बंदे रस्ते में गंदे होते हैं, हाथ धो ले एक बार। लोग नहाना नहीं चाहते, लोग हाथ धोना नहीं चाहते, वो एक उनके ऐसे उनके जो पीछे सिखाया गया उसमें होता है। लेकिन जो आगे करने वाले के जो होते हैं ना, जो बंदा एक्सेप्ट करता है, देखो साहब चुप बैठे हो तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने यहाँ कूड़ा फेंक दिया सर, मैंने ये फेंक दिया सर। अगर आप चुप बैठे हो उसके बाद आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैंने ये गलत काम को आप एक्सेप्ट, अगर आप बोलोगे नहीं तो आपने उसको मान लिया है। यस, ठीक है। तो हम बोलते नहीं है, लोग बोलते नहीं, मैनेजर्स भी कहते हैं चल उसने यार कर लिया कोई बात नहीं। तो बंदे के अंदर होना चाहिए कि नहीं, उसको ऑब्जेक्ट करना चाहिए। आगे काम करने वाले उस लेवल पे नहीं सोचते हैं, ठीक है। तो फोफो तो भी मैं सजेस्ट करता हूँ, बंदा खुद जो मालिक होता है अपना घर तो बंदा साफ़ कर सकता है, सड़कें कोई साफ़ नहीं करता है। फोफो में आदमी को खुद को होता है, आपको ब्रांड की सपोर्ट होती है, लेकिन थोड़ा सा काम आप भी कर लो। क्या करना है मंजे तोड़ के यार, मंजे तोड़ के क्या करना है, काम करके मज़ा आता है ज़िंदगी में। सर मूंगफली भी छिल के खा के मज़ा आता है, छिली हुई मूंगफली का मज़ा नहीं आता। हाँ सही बात। खुद छिलो मूंगफली खाओ, मज़ा है उसका ना। काम करो यार, क्यों डरते हो? और असं कम नहीं करांगे, बस हम पैसे दे दो जी, की करना पैसे दे दो, चिट्टा खाना है पैसे। सर आप काम करो, क्यों गंदी आते डाल दो, अच्छे काम करो आप। पीपल डोंट वांट टू वर्क, पैसे की कमी नहीं है, तो यू शुड बी विलिंग टू वर्क। आपको ब्रांड की सपोर्ट मिलेगी। फोफो मॉडल में जाओ, और फोफो में सर फोको से कम 4 गुना प्रॉफिट ज़्यादा है। 4 गुना। उसमें अगर आपको सेल का 6% बचता है तो आपको कम से कम 18-20% तो आपको बच जाता है, अगर आप खुद मेहनत करो तो। बहुत होता है, बहुत फर्क है। क्योंकि असल ऐसा ओनली फूड नहीं होती फ्रेंचाइजी। मैं व्यूअर्स को बता दूं कि ओनली खाने पीने की हम बात करते हैं, लेकिन 90% लोग खाने के अंदर जाते हैं। फ्रेंचाइजी के मेरे सिर्फ खाना पीना नहीं होता है, एजुकेशन बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। स्कूल्स होते हैं, एकेडमीज होती हैं, ट्यूटोरियल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका हेल्थ होती है, क्लिनिक होते हैं, आपके स्पाज होते हैं, सैलून्स होते हैं, जिम्स होते हैं, होटल्स होते हैं, रिजॉर्ट्स होते हैं, सिनेमाज होते हैं, आपके पेट्रोल पम्प्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये। अगर ये तो दुकानों के काम बता रहे हो, ज़मीनों में क्या क्या कर सकते हो आप। हम रिजॉर्ट्स बनाते हैं, होटल्स बनाते हैं, बड़े बड़े आर्किटेक्ट से मिलकर काम करते हैं। ओनली है वो 10-20 लाख की बात नहीं कर रहे, मैं 100 करोड़ तक का काम, 500 करोड़ तक काम कर सकता हूँ। और मैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स करवाता हूँ। खुद मैं कुछ नहीं करता, मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ मैं प्रोफेशनल के थ्रू काम कराता हूँ। भाई उस चीज़ का मैं एक्सपर्ट नहीं, उस चीज़ का जो बंदा एक्सपर्ट है वो यहाँ के काम करेगा, ताकि आपकी चीज़ फेल ना हो। हाँ, आपको साथ में अवेक रहना पड़ेगा, जागृत रहना पड़ेगा। सो के तो आप भी गवाओगे, मैं भी गवाऊँगा, ठीक है। मैं जागते रहना है। जागते रहो सर, काम करो लाइफ। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके आज। मतलब वी हैड प्योर कैंडिड डिस्कशंस वी हैड, और ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕੋ ਵਾਈਬਸ ਬੜੀ ਮੈਚ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਆਫ ਲਾਈਫ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਸਰ, ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੀਓ ਸਰ ਪੂਰਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਸਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ ਅਗਰ ਆਗੇ ਪਾ ਲਓ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ, ਡਬਲ ਵੀ ਹੋ ਲਾਈਫ ਨੂੰ। ਡਬਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਈਫ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਅਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਮੈਂਟ। ਇਸ ਮੋਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਜੀਓ ਸਰ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਯੋਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨੇਚਰ ਆਲਸੋ, ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਗੋਡ ਹੈਲਪਸ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਲਦੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਲਾਸਟ ਮੋਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਆ ਗਏ ਵੀ। ਗੋਡ ਲਾਸਟ ਮੋਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
Thank you so much for coming on the Supreet Singh Show. My pleasure, sir. How was your experience? Very good, excellent. I liked the kind of candid conversation that we had. It was not scripted at all. उसका मज़ा नहीं आता सर. मैच में अगर कोई पहले बताओ इसने बॉल यहाँ फेंकनी है, फिर क्या मज़ा है. अब मुझे पता है, पता नहीं कौन सी बाउंसर आएगी, कौन सी गुगली आएगी, मुझे पता थोड़ी ना सर. लेकिन मैं मतलब तैयार हूँ खेलने के लिए. मैं खेलने आया हूँ. वैसे मैं ਲੈਗ ਸਪਿਨਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋ ਬਾਲ ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਹਰ ਬਾਲ ਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਲ ਲਿਆਓ. ਮੈਂ ਆਊਟ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਬੋਲਾਂ. ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ.